देखिए, केस वो बड़ा कंट्रोवर्शियल था, पॉलिटिकल इशू था। What motivated you to join bar politics? सक्सेस के लिए कोई इजी फॉर्मूला नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी सक्सेस मिलेगी। मीडिया हाईलाइटेड था जिसमें आप रिप्रेजेंट करे थे, वो है समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस। उस केस के बारे में अगर आप थोड़ा व्यूअर्स को बताना चाहें कि वो केस क्या था। फलक केस एक ऐसा केस था जिसमें एक छोटी लड़की थी जिसको हॉस्पिटल में लाके छोड़ दिया गया था, एक 14 साल की लड़की के द्वारा। किसी साइड से आपके ऊपर कोई प्रेशर कभी आया कि इस केस को छोड़ दो, गलत है, या कोई कभी थ्रेटनिंग कुछ आपके साथ हुआ? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट द लॉ शो। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये लीगल दुनिया में एक इनिशिएटिव के लिए जाने जाते हैं जिसकी वजह से ये दिल्ली में काफ़ी फेमस भी है। इनका इनिशिएटिव है हैप्पी टू हेल्प और इसका ये मूवमेंट चलाते हैं। हेलो नीतीश सर एंड वेलकम टू माय शो। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, इट्स गुड टू हैव यू हियर। एंड जैसा कि मैंने आपको छोटा सा एक ब्रीफ दिया है कि यू आर नोन फॉर योर इनिशिएटिव हैप्पी टू हेल्प, उसके बारे में भी आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। आप अपना कुछ इंट्रो देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं, सो दैट उसके बाद हम पॉडकास्ट की शुरुआत करें। सी, आई स्टार्टेड माई प्रोफेशन इन द ईयर 2008 और जैसा कि आपने कहा हैप्पी टू हेल्प, ये मूवमेंट हमने 2019 में स्टार्ट करी जस्ट बिफोर द आउटब्रेक ऑफ कोविड, और हमें लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला, खास तौर से मेरी लीगल फ्रेटर्निटी का, एंड वी हैव टेकन इट फॉरवर्ड एंड दैट हैप्पी टू हेल्प हैज़ नाउ बिकम माई आइडेंटिटी ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो। ओके, आप 2008 में, जैसे आपने बताया कि आप लिटिगेशन में आए, 2008 में आप लिटिगेशन में आए या आपने उससे पहले कुछ और किया? कैसे थी मतलब आपकी शुरुआत की जर्नी? सी, 2008 में मैंने एज अ लॉ रिसर्चर, जिसको हम लॉ क्लर्क भी कहते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस MC गर्ग के अंडर में। सॉरी सर, आपको कट कर रहा हूँ इन बिटवीन। लॉ क्लर्क और लॉ रिसर्चर क्या होता है, एक बार आप ऑडियंस को बता दीजिए ताकि जो नए व्यूअर्स हैं उनको आइडिया लगे कि लॉ रिसर्चर या लॉ क्लर्क हम किसे कहते हैं। सो बेसिकली लॉ क्लर्क और लॉ रिसर्चर एक पोजीशन है दिल्ली हाई कोर्ट में, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज के अंडर दी जाती है, जिसमें कि रिसर्चर्स का काम होता है किसी भी जजमेंट पे या किसी भी लॉ पॉइंट पे अगर जज को हेल्प चाहिए तो उस पर लॉ पॉइंट और जजमेंट्स जज को, जस्टिस को निकाल के दे, ताकि वो फिर उसको कंसिडरेशन में लाते हुए एक जजमेंट पास करे। ओके, तो आप जैसे बता रहे थे कि 2008 में आप एज अ लॉ रिसर्चर लगे दिल्ली हाई कोर्ट में। जिनके पास लगे थे वो आज भी सर्विंग जस्टिस है दिल्ली हाई कोर्ट में? नाउ ही इज़ रिटायर्ड, नाउ ही हैज़ रिटायर्ड एज अ जज ऑफ MP हाई कोर्ट। अर्लियर ही वॉज इन दिल्ली हाई कोर्ट। तो आपने कितने साल लॉ रिसर्चर के लिए एज अ आपने वर्क किया? मैंने 2008 से 2010 तक एज अ लॉ रिसर्चर पूरे 2 साल Okay. अपने एक ही जस्टिस के पास मैंने लगातार काम किया, जिसमें वेरियस फील्ड्स ऑफ लॉ पे हमने काम किया और रिसर्च सीखी, खास तौर पे जो ज़रूरत होती। जैसे कि सर आपने बताया कि लॉ रिसर्चर का आपने काम किया है। एक लीगल दुनिया में कहावत है कि लॉ रिसर्चर जो होता है वो जजमेंट राइटिंग में भी उसका रोल रहता है। ये बात कितनी सच है? अगर आप मेरे से पूछें तो हाई कोर्ट के जस्टिसेस का जो एक्सपीरियंस है, हम एज अ लॉ रिसर्चर उसको मैच नहीं कर सकते। तो लॉ रिसर्चर का जो मेन काम होता है कि दोनों तरफ से जजमेंट्स आती हैं, उसके अलावा अगर कोई लॉ पॉइंट है जो दोनों साइड ने नहीं दिया है, क्योंकि जो जजमेंट आती है वो एक न्यूट्रल जजमेंट होती है दोनों तरफ के लॉस को ध्यान में रखते हुए, तो उस जजमेंट राइटिंग में जो लॉ रिसर्चर का काम है बेसिकली, तो वो लॉ पॉइंट पे क्लैरिटी जज को प्रोवाइड करके देना और उसके हिसाब से फिर जो है जजमेंट पास होती है। तो ये जो है बेसिक हमारा काम होता है उसमें। मतलब बेसिकली जो कहावत है कि राइटिंग में भी हेल्प करते हो, उसमें कुछ नहीं है, रिसर्च से ही रिलेटेड। रिसर्च से रिलेटेड है, यू आर राइट। ओके सर, आपने 2 साल जैसे आपने बताया कि आपने लॉ रिसर्चर करा, उसके बाद की आपकी जर्नी कैसी है रही है, क्या किया आपने, थोड़ा उसका भी हमें आइडिया दीजिए सर। वो एक बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है, क्योंकि एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर मैंने लॉ रिसर्चर अपना करियर ऑप्ट किया, स्टार्ट किया, और वहाँ देखा, बारीकियों को समझा कि लीगल दुनिया में कैसे रहते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे होती है, आर्ग्यूमेंट्स कैसे होते हैं जो वहाँ वकील आते हैं। उसके बाद रिसर्च का काम जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो करा। उसके बाद क्योंकि वो टेम्परेरी पोस्ट थी तो 2 साल बाद सोचना था कि अब क्या करना है, तो फिर मैंने एक लॉयर के अंडर जूनियरशिप करी, जहाँ पे मैंने फिर लॉयर के इंस्टिंक्ट सीखे कि कोर्ट में केस को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने 1 से 1.5 साल तक अपने आप को लिटिगेशन में पूरा अच्छे तरीके से एक्सपोज किया कि कल को अगर मेरे पास कोई केस आता है तो मैं उसको कैसे डील कर पाऊँगा।
और जहाँ तक है कि मैं चाहता हूँ कि हर जूनियर जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है उसको एक अच्छी जगह ऐसे लॉ ऑफिस में काम करना चाहिए जहाँ उसको एक्सपोजर मिले, कोर्ट में जाने को मिले, उसको ड्राफ्टिंग मिले, उसको रिसर्च करने को मिले। और ये तीनों काम जब वो कर लेगा तो आई थिंक 2-3 साल बाद जब वो अपने केस लेगा तो अच्छी तरीके से मैच्योर हो जाएगा और अपने केस को कोर्ट में अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा। तो यही मैंने किया था। जैसे आपने कहा कि एक्सपोजर मिले, एक्सपोजर जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि लॉ स्टूडेंट्स पास आउट करते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके जॉब कर लेते हैं, कई हाई कोर्ट में ज़्यादा कर लेते हैं, जिनका काम सिर्फ अपील्स वगैरह का होता है ज़्यादातर। आपको लगता है ये अप्रोच सही है या शुरुआत कैसे करनी चाहिए? आपके हिसाब से शुरुआत कैसे होनी चाहिए? लोअर, हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए या कहीं से भी कर सकता है? जैसा आपने कहा, हमेशा शुरुआत ट्रायल कोर्ट से होनी चाहिए, क्योंकि जो ट्रायल होता है किसी भी केस का नींव होता है। ट्रायल के बाद आप क्रॉस एग्जामिनेशन ट्रायल में सीखते हो, आप अपने केस को बनाते हो, उस केस को ही अपील में ले जाया जाता है। तो अगर आपका ट्रायल ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आपका केस अपील में कहीं नहीं ठहर पाएगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लॉ पॉइंट होता है, बट ट्रायल जो बेस होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। मेरी एडवाइस यही है व्यूअर्स को भी और सभी लोगों को कि आपको ट्रायल से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले अपनी नींव, अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स को मजबूत करना चाहिए, देन यू गो टू दी हायर कोर्ट्स। आप एक टाइम लिमिट कीजिए, 5 साल मेरे को यहाँ करना है, फिर उसके बाद अगले 5 साल यहाँ करना है, और उसके अगले साल 5 साल यहाँ करना है। तो जर्नी अपनी ऐसी प्रिपेयर करनी चाहिए कि आप हर कोर्ट के लिए तैयार हो जाए। ठीक है सर। फिर आपने जैसे बताया कि आपने प्रैक्टिस 1.5-2 साल किसी के पास काम किया, फिर आप अपनी लिटिगेशन में आ गए थे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लिटिगेशन में जब आप आए थे तो आप एक पर्टिकुलर केस के लिए लाइमलाइट में आया था, वो था बेबी फलक का जो केस था। आप व्यूअर्स को बता सकते हैं कि बेबी फलक का केस क्या था, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंड अल्टीमेटली उसमें क्या चीज़ें आपने नोट करी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये सब चीज़ें भी हो रही है? जैसा आपने कहा, येस इट वाज अ शो ब्रेकर फॉर मी। और क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ तो इतना माय डियर हाईलाइटेड केस आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। जब मेरे पास वो केस आया तो मैंने देखा कि वो न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट हो रहा है, नेशनल न्यूज़ चैनल्स में आ रहा है। तो व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि मीडिया में केस जितना मर्जी हाईलाइट होता रहे, एक लॉयर को अपनी ब्रीफ पे ध्यान देना होता है। ऐसा ही बेबी फलक केस में हुआ। बेबी फलक केस एक ऐसा केस था जिसमें एक छोटी लड़की थी जिसको हॉस्पिटल में लाके छोड़ दिया गया था एक 14 साल की लड़की के द्वारा। और उसके बाद जब उसकी और परतें खुली, चार्जशीट्स फाइल हुई, उसके अंदर सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई, कम से कम 14-15 एक्यूज थे। वो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस निकला, प्रोस्टिट्यूशन का केस निकला, गैंग रेप का केस निकला, और मल्टीपल पॉक्सो एक्ट भी उसमें था। तो काइंड ऑफ अ मल्टीपल ट्रिगर क्रिमिनल लिटिगेशन थी वो। और मेरे लिए एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर उसको ब्रेक करना एक बहुत टीडियस टास्क थी। तो मैंने अपने हाथ में वो केस लिया और मीडिया को साइड में रखते हुए, ना घबराते हुए, मैंने बेसिक इंस्टिंक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ पे काम किया। और अपना एक्यूज जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमने उसके लिए देखा कि चार्जशीट में ऐसा है, कुछ नहीं है। तो वो एक पहला केस था जहां मैंने फाइंड आउट किया 164 की जो स्टेटमेंट है सीआरपीसी में होती है हमारे, वो 2 बार रिकॉर्ड। सॉरी टू कट यू अगेन इन बिटवीन सर, 164 सीआरपीसी क्या होता है, एक बार आप व्यूअर्स को प्लीज़ बता दीजिए। 164 सीआरपीसी की स्टेटमेंट बेसिकली हमारे वुमेन रिलेटेड लॉज जो ऑफेंसेस हैं उनके अंदर रिकॉर्ड करी जाती है। ये स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के पास होती है, और ये स्टेटमेंट कंसर्न मजिस्ट्रेट जो एरिया का है उसके पास ना होकर किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को रेफ़र करी जाती है, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट भी फिर कोर्ट में आकर गवाही देगा कि ये स्टेटमेंट उसके सामने हुई है। तो ये स्टेटमेंट विक्टिम और मजिस्ट्रेट के बीच में रिकॉर्ड करी जाती है, और वो फिर एविडेंस का पार्ट बन जाता है कि अल्टीमेटली उस विक्टिम के साथ क्या हुआ था। उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, अगर वो छोटा है विक्टिम, तो उस तरीके से पूछा जाता है ताकि कि केस की जितनी भी बारीकियाँ हैं वो उसमें कन्वर्ट हो जाए केस के अंदर, और सप्लीमेंट्री या जो भी चार्जशीट फाइल हो रही है उसका एक पार्ट बन जाए। ठीक है। अब जैसे बेबी फलक के केस में हम वापस आते हैं, तो आपने कहा कि 164 की जो स्टेटमेंट थी उसमें आपने कोई बात नोट करी थी जो आपको केस में हेल्प करी थी। एग्जैक्टली वो क्या था, थोड़ा सा अगर आप इलेबोरेट उसको भी कर पाए पार्ट को। क्योंकि एफआईआर थी हमारे पास इनिशियली, और एफआईआर जैसे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा हुआ है, दैट्स नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अ केस। जब चार्जशीट आती है तो वो एनसाइक्लोपीडिया होती है, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट्स होती है, विक्टिम की है, स्टेटमेंट होती है विटनेसेस की है, और सारा एविडेंस जो है आपके क्लाइंट के अगेंस्ट, वो सब कुछ कोर्ट में एक समरी फॉर्म में फाइल कर दिया जाता है। उसको चार्जशीट कहते हैं, 173 सीआरपीसी जो पहले थी।
तो उसके अंदर 164 में जो आई रेड आउट कि देयर वाज एन एम्बिग्विटी, मतलब डिफरेंस था स्टेटमेंट का, पहले जो कही गई और बाद में जो कही गई, और मेरे क्लाइंट के बारे में ऐसा कुछ था नहीं जिसके कारण उसकी इन्वॉल्वमेंट इस केस में दिखाई जाए। तो हमने वो पॉइंट पकड़ा और फिर वो कोर्ट के सामने रखा जो बेसिस ऑफ बेल भी बना। ओके, तो आपके जो क्लाइंट है वो अल्टीमेटली एक्विट हुए या डिस्चार्ज्ड? इतना बड़ा केस था, मीडिया हाईलाइटेड केस था, चारों तरफ से प्रेशर था, हमें भी लगता था कि कोर्ट के ऊपर भी प्रेशर है। बट इसी केस से मुझे ये नॉलेज आई कि जो कोर्ट है, व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा और आपको भी बताना चाहूँगा, कोर्ट रिमेन्स अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द मीडिया प्रेशर। और जब मैंने अपना केस कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया तो मेरे क्लाइंट को कोर्ट ने इस मीडिया हाईलाइटेड केस में डिस्चार्ज किया। सो मेरा ही जो क्लाइंट था वो डिस्चार्ज हुआ आउट ऑफ दोज 15 एक्यूज पर्सन्स। तो ऑब्वियसली इट वॉज अ शो ब्रेकर फॉर मी। ओके, जब ये केस हुआ था, जैसे आपने बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का था, किसी साइड से आपके ऊपर कोई प्रेशर कभी आया कि इस केस को छोड़ दो, गलत है, या कोई कभी थ्रेटनिंग कुछ आपके साथ हुआ, किसी ने डराया हो, धमकाया हो, कुछ हुआ कभी ऐसा? जनरली प्रैक्टिकलिटी में तो लॉयर्स हैं, क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमको ब्रेव रहना पड़ता है कि ठीक है आएंगे धमकियाँ आएंगी, वी विल सी टू इट, देख लेंगे, हो जाएगा, चल जाएगा। बट ऐसा इस केस में कोई प्रेशर नहीं आया, अपने आप से था कि बड़ा केस है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट हमने अपनी इंस्टिंक्ट्स को, क्रिमिनल लॉ की जो प्रैक्टिस हमने करी थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक केस लड़ा एंड द रिजल्ट्स वर इन आवर फेवर। कोर्ट में जाते हुए मीडिया भी आती थी केस को कवर करने, प्रेशर तो एक एडेड प्रेशर तो रहता होगा कि मीडिया भी कवर कर रही है इस केस में, तो उस टाइम पे आप कैसे करते थे? मतलब कोर्ट के पास जाते थे, अपनी सबमिशंस रखते थे, तो आपके माइंड में क्या चलता था? मेरे माइंड में यही रहता था कि जो प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं या प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट के लॉज हैं रिलेटेड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, रेप, गैंग रेप, इन सबको अच्छे से पढ़ा जाए। यही सारे जब आप कोर्ट में अच्छे से पढ़ के जाते हैं, अपना केस तैयार करके जाते हैं, तो कोर्ट आपको इंडल्जेंस ज़रूर देती है। मीडिया का जो प्रेशर है वो एक लॉयर को नहीं लेना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और यंग जनरेशन, यंग लॉयर्स, सबको, व्यूअर्स को यही कहूँगा कि अगर आपके पास भी कोई मीडिया हाईलाइटेड केस आता है तो आप मीडिया के प्रेशर को साइड में रख के अपने केस पे ध्यान दीजिए, तो दैट वुड यील्ड यू द बेटर रिजल्ट्स इन योर केस। ओके सर, एक और ऐसा केस है जिसके लिए मीडिया हाईलाइटेड था, जिसमें आप रिप्रेजेंट करे थे, वो है समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस। उस केस के बारे में अगर आप थोड़ा व्यूअर्स को बताना चाहे कि वो केस क्या था, आपने किसको रिप्रेजेंट किया था, एंड अल्टीमेटली उस केस में भी क्या हुआ, थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में बताना चाहें तो सर प्लीज़। देखिए, केस वो बड़ा कंट्रोवर्शियल था, पॉलिटिकल इशू था, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा उसके डिटेल्स में ना ले जाते हुए ये बताऊंगा कि 2007 में ये केस हुआ था। उसमें लगभग 68 गवाह थे, और जब कोर्ट में आने की बात हुई, डिपोज होने की बात हुई, तो उनमें से जो मैक्सिमम थे, जो पाकिस्तान से जिनको डिपोज करने आना था, उनमें से कोई नहीं आया। कोर्ट ने 2 बार 3 बार समन भी भेजे। तो उस केस में भी हम एक्यूज को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, और एज अ एडवोकेट मैं ये समझता हूँ, बिकॉज दैट वाज मोर इनिशियल स्टेजेस ऑफ माय करियर। मैं उस टाइम, और मतलब अगर आप कहें तो इनिशियल ईयर्स में था प्रैक्टिस के, जब मैंने वो वाले केस में एज अ को काउंसिल में जाता था। तो सुबह 4 बजे यहाँ से जाते थे, पंचकुला कोर्ट में जाते थे, स्पेशल NIA कोर्ट होती थी, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी कोर्ट थी वो। लेकिन वहाँ जाके हमने एक और चीज़ नोट करी कि कोर्ट वो भी मैजिस्ट्रियल कोर्ट है जब वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन है। तो उस मैजिस्ट्रियल कोर्ट में हमने जो रूल्स थे, पंजाब पुलिस रूल्स की एप्लीकेशन लगाई। हमने ये देखा कि एक्यूज्ड को ज़्यादा दिन के लिए पुलिस कस्टडी में ना रखा जाए और उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। तो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए जितना मेरा पार्ट था एज अ को काउंसिल, मैंने अच्छे से करा रिसर्च, क्योंकि हमारे की नोट था, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा जजमेंट्स निकाल के दी। और बाद में जब उस केस में रिजल्ट आए फाइनली, तो यही था कि जितने भी चारों एक्यूज थे उन सबको एक्विट कर दिया गया। आपके वाले जो और भी एक्यूज थे, सिर्फ 4 ही थे? जो मेजरली थे वो 4 एक्यूज्ड ही थे। उनमें से किसी एक को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे या सबको कर रहे थे? नहीं, मैं वन ऑफ द एक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा था और एज अ को काउंसिल कर रहा था। मैं दोबारा बोलूँगा, एज अ को काउंसिल में जाता था। तो हमारा पार्ट रिसर्च का था, और रिसर्च करके फिर कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का होता था। तो उसमें भी मीडिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। अगर मैं कहूँ कि आप बेबी फलक से कंपेयर करेंगे तो इस वाले में तो और ज़्यादा मीडिया प्रेशर था। वो जब केस की फाइल आपके पास आई, तो उस केस की फाइल को पढ़ के, चार्जशीट को पढ़ के, व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट विच केम इनटू योर माइंड कि यार ये केस
होता है ना कि ये केस फर्जी है, या वो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन ये केस में वो बात नहीं है, ऐसा कोई फर्स्ट थॉट क्या था? अगर मैं कहूँ चार्जशीट, वो चार्जशीट ही हज़ारों पेज की थी। अच्छा। तो उस चार्जशीट को स्कैन करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। तो वो जब चार्जशीट पूरी केस की पढ़ी, तो जो एक मेजर इंग्रेडिएंट था 120B, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, जिसके बेसिस पे वो पूरा केस था, हमें लगा कि वो कहीं टुकड़ों में टूटा हुआ है। तो उस ही पॉइंट पे हमने डिफेंस की लाइन तैयार करी कि इस केस में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहीं भी प्रूव नहीं हो रही है। ओके। ये केस भी जैसे आपने कहा मीडिया हाईलाइटेड था, इसमें कभी कुछ हुआ, कोई प्रेशर आया कि भैया केस छोड़ दो यहाँ पे? प्रेशर इसमें घर वालों की तरफ से होता था घर वालों? कि आप ऐसे केस में जा रहे हो, अपना ध्यान रखना, और बड़ा पॉलिटिकल इशू है, ये है वो है। तो बट एज अ लॉयर, जैसे मैंने आपको पहले कहा, तो हमारे को इंटरनली स्ट्रांग होना होता है कि वी डू नॉट सकम टू द प्रेशर। एज अ लॉयर जब हम केस लेते हैं, अगर हमने कोई ब्रीफ ले ली है और हमने वकालतनामा साइन कर दिया है, तो हम किसी भी प्रेशर में नहीं आते। फिर एज अ लॉयर हमारा काम है क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना अच्छे से। ऑब्वियसली रिजल्ट्स आर नॉट इन आवर हैंड्स, बट वी विल प्रेजेंट द केस टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी। जैसे कि आपने बताया ये 2 मीडिया हाईलाइटेड केसेस आपने करे, ये मीडिया हाईलाइटेड केसेस करे, इसको करने के बाद आपके करियर को कोई बूस्ट मिला या फिर कुछ नुकसान हुआ? नुकसान तो आई डोंट थिंक होता है, बट बूस्ट मिला इसके बाद करियर में? यू आर एब्सोल्युटली राइट। कोई भी मीडिया हाईलाइटेड केस कोई भी लॉयर करता है तो उसके करियर को बूस्ट तो मिलता ही है। और हम तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर थे, तो हमारे लिए ऐसे मीडिया हाईलाइटेड केस आना हमारे लिए तो इट वाज लाइक अ स्पून टू अ, सिल्वर स्पून हमारे पास आया था, तो हमने भी उसको चख लिया। तो उस सिल्वर स्पून को खाने के बाद ऑब्वियसली बूस्ट इन कैरियर आया और अच्छे केसेस हमारे को मिलने लगे। जैसे कि सर स्टार्टिंग में जब मैंने आपका इंट्रो दिया था और आपने भी एक अपने इनिशिएटिव के बारे में बताया, हैप्पी टू हेल्प, ये हैप्पी टू हेल्प एग्जैक्टली है क्या, और इससे आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपको क्या मोटिवेट किया ये हैप्पी टू हेल्प मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, 2019 ऑनवर्ड्स जब आउटब्रेक ऑफ कोविड हुआ ही था, तो उस समय काफ़ी जो हमारी लीगल फर्टर्निटी थी काफ़ी असमंजस में थी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम हमारे को कुछ ऐसा था कि कुछ अपने लॉयर्स ब्रदर के लिए, फर्टर्निटी के लिए कुछ ऐसा करें कि वो बोर ना हो घर में बैठे हुए और वो किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहें, बिकॉज हम सारे इंटेलेक्चुअल माइंड हैं। तो उस मोमेंट को हमने स्टार्ट किया था, एक नाम दिया हैप्पी टू हेल्प, और उसमें हमने वेबिनार स्टार्ट किए सो दैट जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे यंग एडवोकेट्स हैं, वो खाली घर बैठ के अपना टाइम ना वेस्ट करें। तो उस मोमेंट में हमने जजेस को इन्वॉल्व किया, हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स को इन्वॉल्व किया, और हमने रेगुलर वेबिनार्स किए। और मैं समझता हूँ कि उन वेबिनार्स ने लॉयर्स को काफ़ी हेल्प किया, बिकॉज प्रैक्टिकलिटी में सीनियर लॉयर्स टाइम नहीं दे पाते। तो वो सभी सीनियर लॉयर्स जब अपने अपने घरों पे थे, तो उन्होंने इन वेबिनार्स के साथ जुड़ के हमारी इस हैप्पी टू हेल्प की मूवमेंट को आगे बढ़ाया। एंड वी थॉट कि इस तरीके की मूवमेंट्स चलाने से हमारी लीगल फर्टर्निटी को हेल्प करेगी, तो हमने इसको एक अपनी आइडेंटिटी बना के आगे कंटिन्यू किया। ये हैप्पी टू हेल्प आज भी चालू है या कोविड के बाद बंद हो गया? नहीं, अगर आप मेरी बात पूछें तो ये हैप्पी टू हेल्प अभी भी कंटिन्यू है, और इस हैप्पी टू हेल्प को हमने एलोबरेट कर दिया है, हैप्पी टू हेल्प विद स्माइल ऑन माई फेस। अच्छा। तो आई एम ऑलवेज रेडी टू हैप्पी टू हेल्प। ये बात तो है, मतलब मैंने भी आपसे जब आपसे हेल्प मांगी है, यू आर ऑलवेज देयर, Right. एंड यू गाइड ऑल द यंगस्टर्स लाइक अ मेंटोर, सो वी आर ऑल ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। थैंक यू फॉर दैट। एंड सर, अब जैसे कि आप पॉलिटिक्स, बार पॉलिटिक्स में भी है, यू आर अ मेंबर एग्जीक्यूटिव ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, व्हाट मोटिवेटेड यू टू जॉइन बार पॉलिटिक्स? दैट्स अ वेरी की क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड मी। तो मैं अगर इसका आंसर दूं आपको, बार पॉलिटिक्स में आने के लिए इट टुक मी 15 ईयर्स। आज मेरी 15 साल की प्रैक्टिस हो गई है, और मेरे लिए बार पॉलिटिक्स में आना एक बड़ा थॉटफुल कंसिडरेशन था। और मैं यंगस्टर्स को भी और व्यूअर्स को भी सबको यही बताना चाहूँगा कि अगर कोई बार पॉलिटिक्स में आना चाहता है, हमारी तरह अगर कोई फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, तो उसको पहले एक कंसिडरेबल टाइम सिस्टम के साथ बिताना चाहिए, लिटिगेशन में प्रॉपरली होना चाहिए, बार पॉलिटिक्स को समझना चाहिए, उसके बाद ही बार पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहिए। एंड व्हाट यू आस्क्ड मी
कि आपको क्या लगा, आप क्यों आए बार पॉलिटिक्स में। जैसे आप मेरे साथ बैठे हो, 3 लोग और बैठे थे, लिटिगेटिंग लॉयर्स थे। तो उन्होंने कहा कि जी इस बार हम एक लिटिगेटिंग लॉयर को इलेक्शन लड़वाएंगे। तो मैंने भी उनके हाँ में हाँ भर दी। लेकिन लेटर ऑन मुझे पता लगा कि वो लिटिगेटिंग लॉयर मैं ही था। तो उन तीनों के अमंगस्ट जब ये डिसाइड हुआ कि जी जो चौथा बंदा है हमारा लिटिगेटिंग लॉयर, नितेश मेहरा ही इलेक्शन लड़ेगा। अच्छा। तो जो कंसेप्ट था माइंड में वो यही था कि अपने हैप्पी टू हेल्प को आगे ले जाना है, यंगस्टर्स के लिए कुछ नया करना है, और जो हम कहते हैं सुनते हैं, एक एजेंडा बेस्ड इलेक्शन होना चाहिए। तो मेरी थॉटफुल कंसिडरेशन यही थी कि जब आपके पास समय हो, जब आप बार के लिए टाइम दे सकते हो, तभी बार पॉलिटिक्स में आना चाहिए। मेरे लिए बार पॉलिटिक्स में आना अपनी लिटिगेशन बढ़ाने का कोई मोटिव नहीं था, और ना ही वो है। क्योंकि जब आप 15 साल की प्रैक्टिस के बाद आते हो तो जो बार में लिटिगेटिंग लॉयर्स हैं वो ये समझते हैं कि ही इज़ अ लिटिगेटिंग लॉयर, अब ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आना चाह रहा होगा बार पॉलिटिक्स में। एक आपको इसका बेनिफिट लगा कि जैसे कि आपने बताया हैप्पी टू हेल्प आपका इनिशिएटिव था, उस टाइम पे जब आपने स्टार्ट किया तब आपके पास कोई आप बार पॉलिटिक्स में नहीं थे, तो आपको लगता है कि ये जो हैप्पी टू हेल्प जो इनिशिएटिव है, क्योंकि पावर में आके हम चीज़ों को चेंजेस कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि जो हैप्पी टू हेल्प है उसको अब बढ़ावा और मिल गया है बिकॉज यू हैव जॉइंड बार पॉलिटिक्स एंड यू आर अ मेंबर एग्जीक्यूटिव ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उससे आपको लगता है कुछ बूस्ट मिला है उसको? एब्सोल्युटली राइट, बूस्ट भी मिला है, पावर भी मिली है, और हम अपने मोटिव को और स्ट्रांगली पेपर्स पे भी लेकर आ पा रहे हैं। तो जो हेल्प है वो खाली अब पेपर्स में नहीं रह गई है, वो हेल्प को हमने एक्नॉलेज करवाया है, लोगों को, लोगों तक पहुंचाया है। और हैप्पी टू हेल्प अगर मैं बार बार अपने मुंह से कहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। अब तो जो हमारे व्यूअर्स हैं या जो मेरे फेलो कलीग्स हैं और लॉयर्स हैं जिन सब तक हैप्पी टू हेल्प का मोटिव पहुंचा है, आई थिंक दे विल बी द बेस्ट जस्ट टू टेल दैट हाउ फार आई हैव रीच्ड टू ब्रिंग दिस मोटिव टू ऑल ऑफ देम। जैसे कि सर आप मेंबर एग्जीक्यूटिव है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 10-15 ईयर्स, कि आज से 10-15 साल बाद मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे अपने आप को देखता हूँ, आपका अपने आप को कहाँ देखते हो आज? क्वेश्चन आपका बड़ा अनफोर्सीन है, मैं यही कहूँगा, बट विद लैंडिंग माई सेल्फ इन टू द बार पॉलिटिक्स, ऑब्वियसली हर कोई ट्रैवल करना चाहता है आगे, और ऐसा ही मोटिव हमने भी रखा हुआ है। बट अभी जो मंशा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की है, एकदम से कहीं जंप करने की नहीं है। पहले आप अपने आप को एस्टेब्लिश करते हो, आप लोगों को दिखाते हो कि आप उनका काम कर सकते हो, और आगे के लिए आप यही कह सकते हो कि काम किया है और काम करेंगे, और इस तरीके से ही आगे बढ़ेंगे। तो बस इसी के साथ ही हैप्पी टू हेल्प को आगे ले जाना है। सर लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, जो फ्यूचर जनरेशन लॉ में आ रही है, जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, उनके लिए एक स्पेशल मैसेज आप क्या देना चाहते हो जो लिटिगेशन में आना चाहते हैं, कि इन चीज़ों को उनको ध्यान रखना है और इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो सक्सेस मिलेगी मिलेगी? सो फर्स्ट जनरेशन के लिए जैसे आपने पूछा, क्योंकि हमने ट्रैवल किया है फ्रॉम नथिंग टू समथिंग एंड टुडे व्हाट आई एम बीइंग, तो वहाँ पे मैं उनके लिए वन लाइनर यही ऐड करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं और लिटिगेशन में आना चाहते हैं, तो सक्सेस के लिए कोई इजी फॉर्मूला नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी सक्सेस मिलेगी। और एक लाइन और ऐड करता हूँ, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, लिटिगेशन में आना चाहते हैं, तो आप नॉन लीगल सर्कल में जाइए, आप नॉन लीगल सर्कल के साथ बैठिए, आप सोशली अपने आप को एक्टिव कीजिए, जहाँ से आपके पास केसेस आए फ्यूचर में। Thank you so much, Nitish sir, for coming to my podcast and agreeing to be a part of this new initiative by me. And it was a wonderful episode I had with Nitish sir. I hope आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगे। आगे चल के भी इस पॉडकास्ट में और लोग आएंगे, इंटरेस्टिंग लोग आएंगे, डिफरेंट फील्ड से आएंगे, तो इस पॉडकास्ट को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।